नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक आपका न्यू अतुल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। वो कौन सा होगा, आपको कल बताया गया था, वो कौन सा होगा आपका वर्णमाला का। तो चलिए आइए हम क्या करते हैं, वर्णमाला से अपन आज दूसरा लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका वर्णमाला। वर्णमाला आज अपन क्या है, ये कौन सा लेक्चर होगा आपका, वर्णमाला का जो रहेगा वो कौन सा लेक्चर होगा आपका, दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले इसको हम पहले समझ लेंगे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप देखिए वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, वर्ण धन माला। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और धन माला। वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप क्या बता देंगे, वर्णमाला वर्ण धन माला शब्द से मिलकर क्या है, वर्णमाला बना है। अब फिर बात करें कि वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्ण कहेंगे हम, वर्ण हम ध्वनि को कहते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्ण कहा जाता है, वर्ण आप क्या कहेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे कि माला किसे कहा जाता है, तो माला हम कहते हैं एक कतार को कहेंगे। कतार के बाद रहेगा अगर क्रम को भी क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपको, माला कहा जाता है। तो इसी को अगर हम जोड़कर इसी की हम सुव्यवस्थित परिभाषा बनाएं तो हो जाएगा, वर्णों के सुव्यवस्थित कतार को या क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बता देंगे कि वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जब चलेंगे तो क्या कहा जाएगा, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ क्या होती है, परिभाषा होती है। अगर आपकी परिभाषा आएगी कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम, तो आप देखिएगा कि सुव्यवस्थित इसी प्रकार से लिखा जाएगा, अव्यवस्थित भी लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो आपको पता हो गया होगा कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द थे, वर्ण धन माला। इसके बाद वर्णमाला की शाब्दिक परिभाषा क्या होती है, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, आइए अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण आपके कितने प्रकार के होंगे, तो वर्ण होते हैं आपके दो प्रकार के। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो वर्ण के आपके प्रकार होते हैं दो। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो जो वर्ण का पहला प्रकार होता है, तो वर्ण का जो पहला प्रकार होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्वर वर्ण। और क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण। अब वर्ण का जो दूसरा प्रकार रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार होंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या बताओगे, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन, पहला कौन सा हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, व्यंजन वर्ण। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब अपन पहला चर्चा करेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो स्वर किसे कहा जाता है, स्वर वर्ण को
समझने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। स्वर वर्ण से आशय वे वर्णों से लगाया जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना, किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती। परिणाम स्वरूप स्वर वर्ण एक स्वतंत्र वर्ण होते हैं। परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। तो आएगा यहां पर क्या लिखेंगे अपन कि स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। स्वर क्या क्या होते हैं, स्वर एक स्वतंत्र वर्ण स्वर एक स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं, एक स्वतंत्र वर्ण होते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी इकाई भी क्या हो जाएगी, इनकी इकाई क्या रहती है, इनकी इकाई भी क्या रहेगी, आपकी स्वतंत्र रहती है। इनकी इकाई क्या रहती है, आपकी स्वतंत्र रहती है। ठीक है ना, ठीक है। स्वर वर्ण क्या होते हैं, अगर स्वर वर्ण कौन से होते हैं तो स्वर को आएगा तो स्वर वर्ण से आशय उन वर्णों से होता है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। अब आएगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, स्वर की संख्या कितनी होती है। अगर डायरेक्ट आएगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, स्वर वर्णों की संख्या होती है आपकी कितनी होती है, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी आपकी, 11 होगी। और इसी में अगर कर दिया जाएगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर आपके साथ ये लिखा रहेगा कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए आप क्या बताएंगे, तो आप बता देंगे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अगर डायरेक्ट पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 11 होती है। अगर इसी में आ जाएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, आप बता देंगे कि 13 होती है। ठीक है, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले अपन क्या कर लेंगे, स्वर कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपको शायद यहां तक क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, निम्नलिखित स्वर क्या बताया था। अगर पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, 11 बता देंगे। अगर उसमें लिखा रहेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप उसी को क्या बता देंगे, 13 बता देंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल आता है आपके स्वर लिखा रहता है कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो आप क्या बता देंगे, स्वर कितने होते हैं, तो आप बता देंगे क्या कि 11 स्वर होते हैं। इसी में अगर कुल शब्द दिया है, अगर क्या लिखा है, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, अगर कुल दिया तो आप क्या बताओगे, कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि 11 स्वर कौन से होते हैं और 13 स्वर कौन से होते हैं। जो 2 स्वर हैं उनको हम क्यों शामिल नहीं करते और इसमें हम उसको क्यों शामिल किए हैं। तो आइए मैं लिख कर बताता हूं कि आपके जो 11 स्वर कौन से हैं और 13 स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो आइए मैं लिखता हूं।
देखिए आपके ये क्या लिखे हुए हैं, आपके ये जो लिखे हुए हैं छोटा आ, इसके बाद ये लिखा हुआ आपका बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आय, ओ, औ, अंग और आहा। ये आपके क्या लिखे हुए हैं, आपके ये लिखे हुए हैं 13 स्वर। अगर कुल आएगा कि कुल स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बता देंगे, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपकी 13 होती है। अगर आएगा स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बता देंगे, आप क्या बताएंगे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब कौन दो हैं वो शामिल नहीं किए जाते, आइए हम उनके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके लिखा हुआ, कौन से लिखे हुए हैं आपके, कौन से ये 2 स्वर हैं, ठीक है ना। ये कौन से है, अम और अहा। इसी को अगर और मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इन्हीं को इसी को हम बोलते हैं अनुस्वार, और इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। इनको हम स्वर की जाति में नहीं रखते हैं। पूर्णतः स्वर की जाति में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए 2 वर्णों की क्या ली जाती है। स्वर की हमने परिभाषा देखा था, तो उसमें क्या मैं आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उनको क्या कहा जाता, स्वर कहा जाता। स्वर को बोलने के या लिखने के लिए अन्य वर्णों की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, पर इन 2 को बोलने के लिए किसी क्या होता, अम बोले तो आ के साथ यहाँ पर क्या आ रहा, आपका मा आ रहा, और आ के साथ आपका हा रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपकी स्वर की कैटेगरी में भी नहीं रहे। इसके बाद फिर क्या आ गए, व्यंजन की कैटेगरी में अगर आते हैं तो व्यंजन लिखने के लिए जैसे आपका, मैं यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं आपका का, तो का अगर शुद्ध लिखा जाएगा तो विसर्ग रहेगा। अगर इसको मैं पूरा लिखूंगा तो का के पहले क्या ऐड रहेगा, तो का में क्या आपका जुड़ा है, आ जुड़ा है, ठीक है ना, आ जुड़ा है। जैसे का तो आ है आपका क्या, आ आपका क्या है, बाद में है। पर जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं आपका अम, तो आ पहले आ रहा और मां बाद में आ रहा, तो मतलब बाद में स्वर आना चाहिए, तब ये किस कैटेगरी में हो जाता शामिल, तब व्यंजन में भी हो जाता। पर आ आपका आ रहा तो आपका पहले आ रहा, ठीक है ना। तो ये ना तो स्वर की कैटेगरी में शामिल हुआ और ना ही इसे हम व्यंजन में रख सके। जब हमारे सिद्धांतों का ये पालन ही नहीं कर रहा, हमारे व्याकरण की दृष्टि से ये सही ही नहीं है, तो फिर इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इन 2 वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन 2 वर्णों को हम एक नए नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं हिंदी में अयोग्यवाह के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अयोग्य, अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है, अयोग्यवाह क्या हो जाएंगे, ये आपके वर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। अयोग्यवाह क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए बोलते हैं कि इनको ना हमने किस में रखा है, ना हमने रखा है इनको किस में, स्वर में, और ना इनको रखा हमने व्यंजन में, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या है, आपका अयोग्यवाह। अब अयोग्यवाह का अर्थ क्या होता है, जिनका कोई योग्य ना हो, अर्थ ना हो, ठीक है। ना तो ये व्यंजन की सही परिभाषा दे रहे हैं, ना तो ये किसकी परिभाषा सही दे रहे हैं, आपके स्वर की सही परिभाषा दे रहे हैं। अगर आएगा कि अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब अयोग्यवाह की संख्या तो 2 होती है, पर अयोग्यवाह की परिभाषा, इस अयोग्यवाह की परिभाषा किसने दी थी कि अयोग्यवाह हैं। अयोग्यवाह शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो एक आपके विद्वान आते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, एक विद्वान आते हैं, उनका क्या नाम है आपका, उनका नाम है किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी ने किसकी परिभाषा दी थी, किशोरी दास वाजपेयी ने किसकी परिभाषा दी थी, आपके दी थी अयोग्यवाह की, क्या दी थी, अयोग्यवाह की क्या दी थी, आपकी परिभाषा दी थी, ठीक है ना। किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग्यवाह की क्या दी थी, परिभाषा दी थी कि अयोग्यवाह कौन होते हैं,
कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन में आएगा कि अयोग्य वाह परिभाषा किसने दिया, तो आप क्या बता देंगे, किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग्य वाह की परिभाषा दी। अयोग्य वाह की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता दोगे, अयोग्य वाह की संख्या 2 होती है। कौन सी 2 होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके जो स्वरों की संख्या है, जो स्वर फिर कितने होते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, 11 स्वर होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है ना, इसका आप क्रम जरूर देखिएगा, क्योंकि जेल पहरी में तो आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, पूछा जाएगा, पर एसआई के इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, जो 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, इनका क्रम भी वहां पर क्या आपके ब्रांच में या कमेटी आपसे क्या कर सकती है, आपसे लिखा भी सकती है। तो आप इनका क्रम जरूर बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्या है आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने समझ लिया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर किसे कहा जाता है। अब स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना, तो अपन एक एक करके क्या करेंगे, अपन स्वर के क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो पहला प्रकार पढ़ेंगे तो वो स्वर का कौन सा प्रकार है, जो पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे अपन कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर या समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तीनों चीज एक है, उच्चारण के आधार पर आएगा, मात्रा के आधार पर आएगा या समय के आधार पर आएगा। तो आप क्या बताएंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, आइए देखिए, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं स्वर के भेद, अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, स्वर के भेद अपन पढ़ रहे हैं मात्रा के आधार पर, उसी को हम बोल देते हैं उच्चारण के आधार पर, और उसी को हम बोल देंगे कि समय के आधार पर। ठीक है, स्वर के हम किसके आधार पर भेद पढ़ रहे हैं, आपके इसके आधार पर, ये पहला आपका रहा। ठीक है ना, इनको हम तीनों बोलेंगे। ठीक है, यहां पर आप डाउट नहीं होइएगा। मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर या समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं इनके आधार पर, तो अपन पढ़ते हैं कि इनके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के होते हैं आपके कितने भेद होते हैं, स्वर के भेद होते हैं आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 3 भेद होते हैं, तो आइए हम उनको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला अपन देखेंगे पहला हो जाएगा आपका, पहला कौन सा स्वर रहेगा आपका, लघु स्वर, और दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। ठीक है, तो पहले इसका देखिए परिभाषा देख लेते हैं, फिर कौन से स्वर लघु स्वर होते हैं, कौन से स्वर दीर्घ स्वर होते हैं और कौन से स्वर प्लुत स्वर होते हैं। हर ये आपका लिखा हुआ लघु स्वर, लघु स्वर को हर स्वर के भी नाम से जाना जाता है। तो लघु स्वर से आशय उन स्वरों से लगाया जाता है जिनको उच्चारण करने के लिए समय क्या होता है, समय कम लगता है या थोड़ा समय लगता है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है, लघु स्वर समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर से आशय उन स्वरों से लगाया जाता है जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए या करते समय लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, परिणाम स्वरूप दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 3 होती है। इसके बाद आते हैं अपन प्लुत स्वर। प्लुत स्वर से आशय उन स्वरों से लगाया जाता है जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए समय क्या लगता है, दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। अर्थात इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रंगमंच में करते हैं या संगीत में करते हैं या किसी को पुकारने या बुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका किया जाता है
प्लुत स्वर का किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बोलने या पुकारने में किसका, कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो आपका प्लुत स्वर का। या रंगमंच या संगीत के जितने भी स्टेज में आपके कार्यक्रम होते हैं, जैसे बोलते हैं राम, तो ये क्या है आपका, वहां पर आपका आ जाएगा प्लुत स्वर आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अपन परिभाषा तो आपने लिख लिया होगा, अगर परिभाषा आप नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को आप रोक के परिभाषा आप अच्छी से अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि लघु स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आइए लघु स्वर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो लघु स्वर के बारे में, लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो लघु स्वर की संख्या आपकी कितनी होती है, आपकी लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। अब 4 कौन कौन से लघु स्वर होते हैं, आइए अपन देख लेते हैं। तो लघु स्वर होता है आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका ये कौन सा आ गया आपका ऋषि। ये क्या होते हैं, आपके लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, आपकी 4 होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद अपन आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या बता दोगे, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, आपके 3 होती है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, आपके 3 होती है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं प्लुत स्वर। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि जेल पहरी में आप ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, तो इसीलिए हम आएंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का आशय उन स्वरों से होता है जिन स्वरों का उच्चारण हम रंगमंच या किसी को पुकारने या अत्यधिक तेज आवाज में किसका करते हैं, हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, या प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती, इनको एक चिन्ह से जाना जाता है, ठीक है ना। सॉरी, तो प्लुत स्वर का चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह है आपका, जैसे लिखा है आपका, क्या मैं यहां पर लिखा हूं राम, तो जैसे बोलूंगा राम, तो प्लुत स्वर किसे बोल देंगे, तो जो प्लुत स्वर होगा आपका ये जो है, तो ये जो आपका चिन्ह है, तो ये किसका, आपका प्लुत स्वर है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम हिंदी में तो करने लगे हैं, हिंदी में करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से ये सही है, पर जैसे लिखा रहता है आपका यहां पर लिखा रहेगा क्या, ओम, ये भी तो है प्लुत स्वर का ही उदाहरण, पर ये प्लुत स्वर का तो उदाहरण है, पर ये देखिएगा जो ये आपका निशान है ना, तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, संस्कृत भाषा में करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के लिए अभी जो प्रयोग होता है तो वो कौन सा होता है, आपका ये होता। पहले तो था ये किसका, संस्कृत का, अब ये व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में इसका प्रयोग शुद्ध माना जाता है, परिणाम स्वरूप इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, अभी किस में किया जाता है, अभी भी संस्कृत में किया जाता है, इसका आप हिंदी में प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ये बात यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और समय के आधार पर अपन ने क्या पढ़ लिया, स्वर के भेद पढ़ लिया। यहां तक आपको क्लियर। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, मात्रा के आधार पर पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, उसके आधार किसके आधार पर पढ़ेंगे, जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे, जाति। अब किसके आधार पर अपन पढ़ें, जाति के आधार पर स्वर पढ़ें, तो जाति के आधार पर क्या पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर, जाति के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है ना। जाति के आधार पर स्वर के क्या पढ़ेंगे, हम भेद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जाति के आधार पर मतलब कौन से एक जाति के हैं या कौन से समान जाति के हैं, या किन स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, एक समान उच्चारण होता है, इनको हम क्या कह देते हैं, जाति के। जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जाति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं, जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब कौन से 2 भेद होते हैं, तो ये अपन देख लेते हैं। तो पहला हो गया आपका
सजातीय स्वर हो जाएगा। पहला आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका सजातीय स्वर, और दूसरा हो जाएगा आपका विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, ठीक है ना। अब पूछेगा कि सजातीय स्वर क्या होते हैं। आइए अपन देख लेते हैं कि सजातीय स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए समान प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है उनको सजातीय स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए असमान प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए जैसे अपन आएंगे कि सजातीय स्वर कौन से हो गए, तो सजातीय स्वर हो गया आपका छोटा आ बड़ा आ, ठीक है ना, छोटी ई बड़ी ई, इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कौन सा हो गया आपके सजातीय स्वर। इसके बाद जितने भी बचते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे विजातीय स्वर, ठीक है। तो विजातीय स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो विजातीय स्वर हो जाएगा आपका ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि, ठीक है ना। इनकी अगर संख्या पूछता है तो आप संख्या क्या बता देंगे कि इसकी संख्या अगर पूछेगा कि सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती तो आप क्या बता देंगे कि इनकी संख्या कितनी होती 6 होती है, और विजातीय स्वर की संख्या कितनी होती तो आप क्या बता देंगे 5 बता देंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आपन ने क्या पढ़ लिया, जाति के आधार पर भी स्वर पढ़ लिया। तो आइए हम देखते हैं जीव की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जीव की किसके आधार पर पढ़ें, जीव की आकृति के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, जीव के आकृति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, ठीक है ना। जीव के आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। जीव की आकृति के आधार पर समझने से पहले हम थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। जब हम स्वर को उच्चारण करते हैं तो किन्हीं स्वर को उच्चारण करने के लिए जीभ का अग्र वाला भाग क्या होता है आपका सक्रिय होता है। इसके बाद जब हम किसी अन्य स्वर को उच्चारित करते हैं तो जीभ का मध्य वाला भाग क्या होता है आपका सक्रिय होता है। और जीभ को किन्हीं स्वरों को उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ का पश्च वाला भाग क्या होता है सक्रिय होता है, अर्थात क्या होता है आपका एक्टिव होता है। तो जीव के आकृति के आधार पर अगर पूछेगा स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जीव के आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद क्या होते हैं। अब कौन कौन से 3 भेद होते हैं वो आइए देख लेते हैं अपन। तो पहला भेद हो गया, तो पहला हो जाएगा आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे, जैसे अपन बात करते हैं यहां पर मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर जैसे अपन बना लेते हैं, ये क्या आपकी देखिए जैसे जीभ है, ठीक है ना। अब इसको हमने 3 भाग में क्या करेंगे, 3 भाग में इसको कर लेंगे क्या विभाजित करेंगे। ये पहला भाग और ये आपका हो गया दूसरा भाग और ये हो गया आपका तीसरा भाग। तो ये आपका कौन सा हो गया पहला भाग और ये हो गया आपका दूसरा भाग और ये हो गया आपका तीसरा भाग। इसी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये भाग हो गया आपका पश्च भाग, पश्च भाग, यही हो गया आपका बीच वाला हो गया कौन सा दूसरे नंबर का मध्य भाग और तीसरा हो गया आपका
अग्र भाग। ठीक है, तो अब आप कमेंट कर कर ये बताइएगा कि अग्रभाग से कितने स्वर बोले जाते हैं और मध्य भाग से कितने बोले जाते हैं और पश्च भाग से कितने स्वरों का उच्चारण किया जाता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी का गलत होगा तो अपन जो वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 वीडियो बनाएंगे उससे फिर अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से मैं आपको स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, आपको इसको अपने कॉपी में क्या कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर यहीं पर मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अपन अगला वाला जो लेक्चर होगा यहीं से क्या होगा, आपको स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको मेरा क्या होता है पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो व्यापम के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, व्यापम के कोई भी एग्जाम ले लो आप कोई भी प्रीवियस जितने एक मेरा टॉपिक हो गया है, आप व्यापम के कोई भी एग्जाम के कोई भी हिंदी का सिलेबस लेकर आप देखिएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ आपको क्या क्लियर कराया जा रहा। आपके जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपकी क्या कर दी जाएगी, आपकी लाइव क्लास कर दी जाएगी। ठीक है ना, तब तक फिर मिलते हैं अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।